बोर्ड का एग्जाम देने से पहले ये वाला वीडियो पूरा कंप्लीट देख लेना। हो सकता है इस वीडियो की बहुत सारी बातें तुम्हें पता हो, तो वहां पे फॉरवर्ड कर देना, भगा देना, थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लेना। और हो सकता है कुछ चीजें जो तुम्हें ना पता हो, जो तुम्हें जाननी चाहिए। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत सारी पढ़ाई लिखाई इस एक साल में किया और अब उस पढ़ाई लिखाई को लेकर के आप बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हो। लेकिन क्या कुछ ऐसी गलती हो सकती है, क्या कुछ ऐसी प्रॉब्लमेटिक चीज आप कर सकते हो जिससे कि आपकी पूरी पढ़ाई लिखाई पे पानी फिर जाएगा और आपका पूरा का पूरा पेपर बर्बाद हो जाएगा। तो उन सारे माइनर मिस्टेक्स पे, कॉमन मिस्टेक्स पे जो बच्चे गलतियां करते हैं, उस पे मैं बात करने वाला हूं, जो मैंने अपने एज अ इन्विजिलेटर और एज अ एग्जामिनर जब मैं कॉपी चेक करता था तो उन सारी चीजों में मैंने ऑब्जर्व किया है। उन सारी चीजों को मैंने लिस्ट किया हुआ है और लिस्ट करके एक एक चीज को मैं बताना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा, जिससे कि आप उन सारी गलतियों को दोहराओ ना या फिर करो ना। ठीक है। तो वीडियो का जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि हम यहाँ पर बेसिकली बात करेंगे कॉमन मिस्टेक्स की, और वो कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम में कमिट करते हैं। और वो आप एंटर करोगे ना, गेट से जब आप एंटर करोगे अपने एग्जामिनेशन रूम में, तब से लेकर के आप कॉपी सबमिशन तक क्या क्या मिस्टेक्स कर सकते हो, उन सब पर बात होने वाली है। तो प्लीज 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 मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को कंटिन्यू करना और पूरा का पूरा एक बार जरूर देख लेना। ठीक है। जहां पे जरूरत लगे आप भगा लेना, लेकिन देखना जरूर। ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं हम लोग, और हमारा जो पहला पॉइंट है वो है कि ओएमआर सीट की फिलिंग। जब आप बैठोगे तो सबसे पहले तो रोल नंबर देख लेना कि रोल नंबर जहां पे लिखा हुआ है या जहां पे आपके इन्विजिलेटर ने आपको बिठाया वो आपकी सीट पक्की है कि नहीं। उसको कंफर्म कर लेना कि हाँ वो आप ही की सीट होनी चाहिए। आपका रोल नंबर और आपका जो एडमिट कार्ड का नंबर है वो मैच करना चाहिए, रोल नंबर एडमिट कार्ड वाला, और उस पे डेस्क पे लिखते हैं, या फिर अपने इन्विजिलेटर से कंफर्म कर लेना। दूसरी चीज, ओएमआर सीट जो होता है, जो फर्स्ट पेज होता है, जिसका वीडियो मैंने सेपरेट बना दिया है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, तो वो जरूर से जरूर आप देख लीजिएगा। तो ओएमआर सीट की फिलिंग में क्या होता है कि बच्चे कभी कभी रॉन्ग रोल नंबर लिख देते हैं, गलत रोल नंबर लिख देते हैं, और सेट कोड जो होता है पेपर का, सेट 1, सेट 2, सेट 3, उसमें गलती करते हैं। सेट 3 आपको क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद भरना होगा, तो ध्यान से देख के आराम से भरना। ठीक है। फिर उसके बाद से यूजिंग रॉन्ग पेन। एक बच्चे ने, मैंने देखा, पिंक पेन से लिख रहा था, तो कोई येलो पेन से लिख रहा है, कोई ग्रीन पेन से लिख रहा है। तो ऐसे पेन कलर अलाउड नहीं है। आपके एडमिट कार्ड पे साफ साफ लिखा हुआ है ब्लू और ब्लैक। तो ब्लू पेन आपके लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप ब्लू पेन से कॉपी में लिखिए। तो आप पेन अच्छा लीजिएगा। और एक चीज और है कि पेन जो होना चाहिए वो प्रॉपर विजिबल होना चाहिए। डार्क ब्लू पेन रहेगा तो बेहतर है, ताकि विजिबिलिटी क्लियर हो। कभी कभी ऐसे पेन बच्चे यूज करते हैं जहां पर चीजें दिखती नहीं है या फिर ब्लर होने लगती है, साफ दिखता नहीं है, तो ऐसा नहीं। पेंसिल का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे ओएमआर सीट फिल करते टाइम पे। ठीक है। मल्टीपल बबल्स फिल करना, मतलब कभी कभी क्या है कि जैसे मान लो मेरा नाम एस से शुरू होता है, तो नीचे मुझे एस को बबल फिल करना है, तो गलती इधर उधर हो जाती है और इधर उधर फिल हो जाता है। तो प्लीज उस वीडियो को देख करके और आप ओएमआर सीट को भरना जरूर सीख लीजिएगा कि कैसे बबल्स को फिल करना है, अपने नाम के नीचे लेटर में किस तरह से बबल्स को फिल करने हैं। ठीक है। और उसके बाद से ओवर राइटिंग ऑन ओएमआर जो है एकदम साफ सुथरा भरना चाहिए। आप आराम से जो भी लिख रहे हो, जो भी एंट्री कर रहे हो, आराम से करो और रिलैक्स माइंड से करो, ताकि आप ओवर राइटिंग की तरफ मत जाओ। अगर कहीं से कुछ गलती हो जा रही है तो तुरंत अपने उस एग्जाम में जो ड्यूटी कर रहे होंगे टीचर, जिनको हम इन्विजिलेटर कहते हैं, उनसे बात कर लेना। लेकिन अपने मन से कुछ भी ओवर राइटिंग वगैरह मत करना। आराम से ओएमआर सीट को फिल करना। ओएमआर सीट अगर गलत फिल हुआ या फिर ऐसी कुछ गलती हो गई तो आपका पेपर भी कैंसिल हो सकता है, आपकी आइडेंटिटी खो सकती है। ठीक है। तो इस चीज को बहुत ही सीरियसली लीजिएगा। उसके बाद से हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है रॉन्ग और मिसिंग क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर लिखने में बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। कभी कभी तो कोई कोई बच्चा क्वेश्चन नंबर लिखता ही नहीं है। अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन को लिखना चाह रहे हो तो आप उसके सेक्शन को मेंशन कर दीजिए कि भैया हम सेक्शन 1 या सेक्शन ए हम लिख रहे हैं। और नंबरिंग ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 23 लिख रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 23 साफ साफ लिखो और उसके बाद से उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करो या फिर आंसर स्टार्ट करो। अगर आप 25 लिख रहे हो तो आप 25 लिख करके आराम से उसका आंसर दो। बिना क्वेश्चन नंबर के आप नहीं लिखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर लिखिए, क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद से प्रॉपरली उसके बाद से उसका सॉल्यूशन या उसका आंसर लिखिए। दूसरी चीज, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर में और होता है, तो अगर आप 25 का ए अटेम्प्ट कर रहे हो तो 25 और ब्रैकेट में ए लिखो। अगर आप 25 का बी लिख रहे हो तो 25 और उसके बाद से ब्रैकेट में बी लिखो। ये बहुत जरूरी होता है। आप 25 का ए लिख करके बी का आंसर नहीं कर सकते, उसमें एग्जामिनर के पास पूरी फ्रीडम होती है कि वो आपका नंबर काट ले।
ठीक है, तो प्लीज इस चीज का भी ध्यान रखना। और इसमें क्या क्या पॉइंट्स है जरा मैं पढ़ दे रहा हूं कि आंसर राइटिंग विदाउट क्वेश्चन नंबर, बिना क्वेश्चन नंबर के आप आंसर नहीं लिखेंगे, जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। 1B लिख रहे हो या 1A लिख रहे हो, इस पे ध्यान देना। अगर 1A है, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है कि 1A अगर है तो 1A का ही आंसर होना चाहिए, अगर 1B है तो 1B का ही आंसर होना चाहिए। 1A का आंसर B में नहीं लिखना है और 1B का आंसर A में नहीं लिखना है, मतलब जो क्वेश्चन है उसी का आंसर सामने होना चाहिए। उसके बाद से सीक्वेंस नॉट फॉलोड प्रॉपरली, आपको सीक्वेंस में भी ध्यान रखना है। सीक्वेंस उतना मैटर नहीं करता है, बट उसको प्रॉपरली फॉलो करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना है, जो और वाले क्वेश्चन है उसमें विशेष ध्यान देना है और सेक्शन का भी ध्यान देना है लिखते टाइम पे, ठीक है। उसके बाद से फिर हम बात करेंगे कि राइटिंग अननेसेसरी रिलीजियस लाइन, ये भी मैंने देखा है आंसर सीट में खास करके दिखता है कि बच्चे लिख देते हैं जय माता जी दी जय बजरंग बली, ऐसे कुछ लिख देते हैं। कुछ लोग लिखते हैं माँ बाप की जय हो या डियर सर, थैंक यू सर, ये सारी चीजें, ये वर्ड्स जो लिखते हैं पूरी तरह से अवॉइड करिएगा। इसका कोई मतलब नहीं होता। आपकी आइडेंटिटी बोर्ड के कॉपी में नहीं दिखनी चाहिए। आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, आपका कास्ट क्या है, आप किस देश के हो, कोई मैटर नहीं करता है भाई। तो ये सारी चीजें जो है ये आपको अवॉइड करनी है पूरी तरह से। थैंक यू, डियर सर, डियर मैम, ये सब नहीं लिखना है। तो इस बात को भी आप प्लीज सीरियसली फॉलो करिएगा। बोर्ड कॉपी जो होता है वो आंसर सीट होता है, नॉट अ लेटर, ठीक है। तो प्लीज 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 इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पर्सनल डिटेल्स। कुछ बच्चे, जैसे कि मैं एक बार कॉपी चेक कर रहा था, तो एक बच्चे ने अपना इंस्टा आईडी लिख दिया था, ठीक है, इंस्टा आईडी। और वो इंस्टा आईडी लिख करके लिखा था कि सर मेरे से कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको राजा बना दूंगा, बस मेरे को इतना नंबर दे दीजिए। तो ये सब फालतू काम नहीं करना है। वो टीचर भी ऐसा नहीं करेगा कि वो आपसे कांटेक्ट करेगा, जो आपका एग्जामिनर है वो आपसे कांटेक्ट कभी नहीं करेगा। और आप अपनी आइडेंटिटी नहीं दे सकते हो, आपके ऊपर कार्यवाही हो सकती है, आप संकट में आ सकते हो। तो किसी भी तरह का पर्सनल डिटेल पूरी तरह से अवॉइड करना है। अपना नाम, रोल नंबर, फोन नंबर, सिग्नेचर, स्कूल नेम, ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं लिखनी है कॉपी में, ठीक है। बोर्ड एग्जाम जो है वो एनोनिमिटी को फॉलो करता है। एनोनिमिटी मतलब होता है गुमनामिता, मतलब आप गुमनाम रहिए, आपकी आइडेंटिटी फॉलो नहीं होना चाहिए। ओएमआर सीट में जब आप देखोगे ना तो उसमें एक ऐसे डॉटेड लाइन बना होता है और यहीं से आपकी आइडेंटिटी को फाड़ के निकाल दिया जाता है और एक सीरियल नंबर चिपका दिया जाता है, ताकि उस सीरियल नंबर से आपकी कॉपी चेक हो और आपकी आइडेंटिटी किसी को पता ना चले। तो अगर आप आइडेंटिटी बनाते हो या बताते हो तो आपके फंसने के पूरे चांस होंगे। तो ये सब काम मत करना। दूसरी चीज, कुछ पर्सनल मैसेज मत लिखो। जैसे कभी कभी बच्चे लिखते हैं कि सर मेरे मम्मी का बहुत तबीयत खराब था और मैं तबीयत खराब होने की वजह से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया, तो प्लीज 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 मुझे पास कर दीजिए। इन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं होता है। आप लिख रहे हो, क्या भरोसा आपके परिवार में सच में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, या जो भी है, आपके साथ 10-12 लाख, 15 लाख, 20 लाख बच्चे बैठ रहे हैं एग्जाम देने, तो सबके साथ एक इक्वलिटी हो, इसलिए आपके इमोशनल मैसेज का कोई मतलब नहीं होता है किसी एग्जामिनर के लिए। ये बोर्ड का स्ट्रिक्ट रूल है, तो इसको आपको फॉलो करना है। आगे बढ़ते हैं फिर हम। तो यहां पर नेक्स्ट आपका पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5 की मिस रीडिंग द क्वेश्चन। ये बहुत बड़ा गलती है कि बच्चा जो है वो मिस्टेक करता है, जल्दबाजी करता है क्वेश्चन रीडिंग करने में। मैंने देखा है मैथमेटिक्स से खास करके पेपर में कि बच्चे को लिखा हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ऑड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ऑड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ऑड। मतलब यहां पे क्या कह रहा है कि ऑड ना मिलने की प्रोबेबिलिटी, और वो ऑड मिलने की ही प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है, क्योंकि उसने बस इतना पढ़ा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, है ना। अब ये नॉट पे ध्यान ना देने की वजह से कभी कभी क्या हो जाता है, पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये थोड़ा लग रहा होगा कि कितनी आसान सी बात है, ऐसा कहां हो सकता है, बट होता है। बच्चे जल्दबाजी में कुछ मिसिंग वर्ड हो जाएंगे, कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में गड़बड़ हो जाएगा, और बोर्ड अपना ऐसा क्वेश्चन पेपर सेट करता है कि आप जल्दबाजी में गलती करो। तो प्लीज आप अजम्पशन मत करिएगा, आप आराम से क्वेश्चन को रीड करिएगा। रीडिंग क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो भी ध्यान से, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैं जब भी कॉपी चेक करता हूं, चाहे क्लासरूम में चेक करूं, चाहे कभी भी चेक करूं, तो मैं एक चीज महसूस करता हूं कि बच्चा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने में अच्छा से अच्छा बच्चा गलती कर जाता है, ठीक है। उसके बाद से जो कीवर्ड्स होते हैं जैसे नॉट या ओनली, इस पर भी ध्यान देना होता है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, आपसे पूछा क्या गया है। तो क्वेश्चन पढ़ते समय आप नॉट
या ओनली या फिर एक्सप्लेन करना है कि क्या करना है, ये सारी चीजों पे ध्यान रखना होता है। तो वो सब चीजें आप ध्यान में रखिएगा। राइट रॉन्ग यूनिट कन्वर्जन, कभी कभी क्या होता है कि आपके पास 1 सेंटीमीटर है और उसके बाद से 1 मीटर है, ठीक है, तो कभी कभी बच्चा इसको कन्वर्ट ही नहीं करेगा, डायरेक्ट इसी पे सॉल्व कर देगा, तो गलत हो जाएगा पूरी तरह से, मैथमेटिक्स के पेपर में खास करके या फिजिक्स के पेपर में खास करके। तो आपको जो है सही कन्वर्जन करना है यूनिट का। अगर सारे यूनिट्स सेंटीमीटर और मीटर में है तो सबको या तो मीटर में चेंज कर लेना या तो सेंटीमीटर में चेंज कर लेना, ये सब बातों पे भी ध्यान देना। तो रीडिंग द क्वेश्चन पेपर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब रीडिंग द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने होते हैं, ठीक है, तो ये भी बहुत जरूरी अफेयर था, इसको भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है कि इग्नोरिंग द सेक्शन इंस्ट्रक्शन, खास करके इंग्लिश और एसएसटी जैसे पेपर में, साइंस जैसे पेपर में आजकल आज के समय में साइंस का और एसएसटी का पेपर जो है वो कंप्लीटली 3 कैटेगरी में आ रहा है। तो उसको भी ध्यान में रखना है कि सेक्शन ए में कौन सा सब्जेक्ट करना है, सेक्शन बी में कौन सा सब्जेक्ट करना है, सेक्शन सी में कौन सा सब्जेक्ट करना है। इन सारी बातों पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। एसएसटी में कहाँ पे आपको ज्योग्राफी करना है, कहाँ पे आपको हिस्ट्री करना है, कहाँ पे सिविक्स करना है और कहाँ पे पॉलिटिकल साइंस करना है, इस पे आपको बहुत इकोनॉमिक्स कहाँ पे करना है, इसको आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक है। रॉन्ग सेक्शन अगर करोगे तो पूरा का पूरा कॉपी ही खराब हो सकता है, आपको नंबर नहीं मिल सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं, तो इस पे भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। इग्नोरिंग इंटरनल चॉइसेस, इंटरनल चॉइसेस का भी ध्यान रखिए। कोई मतलब नहीं होता है बच्चा कि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। बोर्ड का रूल है कि आप जो है अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो एग्जामिनर जो है फर्स्ट क्वेश्चन पे ही नंबर देगा और उसके बाद काट सकता है। तो इसलिए प्लीज आप जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन मत करिए, इंटरनल चॉइसेस को ध्यान से देखिए और जो आपको आ रहा है ढंग से, जिसमें आप कॉन्फिडेंस है, बस वही करिए, ठीक है, बस वही करिए। राइटिंग लॉन्ग आंसर इन शॉर्ट सेक्शन, ये बहुत बड़ी कमी है, ये बहुत ज्यादा कमी है कि आप छोटे छोटे 2-2 नंबर के क्वेश्चन में 5-5 नंबर का, 6-6 नंबर का मतलब बड़ा बड़ा आंसर लिख रहे हो, क्या ही फायदा, मिलना तो 2 ही नंबर है। तो एकदम आपका आंसर जो है वो प्रिसाइज होना चाहिए और जितने वर्ड लिमिट में है उतने वर्ड लिमिट में होना चाहिए। मैथमेटिक्स में मैंने देखा है कभी कभी बच्चा 2 नंबर के क्वेश्चन को 5 नंबर वाला सॉल्यूशन करके दिखाता है, समझ रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है, आपका टाइम कंज्यूम होता है एज वेल एज कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैरिंग मनी और चिट्स, बहुत 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 बड़ी गलती। अगर आपको नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन चिट लाना और पैसे कॉपी में रख देना, ऐसा होता है कि बच्चा सोचता है 500-1000 रुपया रख देते हैं कॉपी में या 100-200 रुपया रख देते हैं, टीचर हमको नंबर दे देगा। तो प्लीज ये सब काम आपको नहीं करना है, आप एक ईमानदार स्टूडेंट बनिए, पैसे मत रखिए, विश्वास करिए कि आपके कॉपी में पैसा मिलने के बाद भी टीचर नंबर नहीं देता है, ठीक है, टीचर नंबर नहीं देता है। चिट्स लेकर जाओगे, पकड़ाओगे बेमतलब का पूरा तुम्हारा जो एग्जाम है वो खराब हो सकता है, पूरा का पूरा तुम्हारा जो टोटल एग्जाम कैंसिल हो सकता है, तुम सीबीएसई से बाहर हो सकते हो, सीबीएसई एग्जामिनेशन से बाहर हो सकते हो। तो प्लीज ये सब सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, ईमानदारी से पेपर दो, जितना आ रहा है उतना दो, पढ़ के दो, 1-2 दिन में जितना तैयार कर सकते हो उससे दो, लेकिन ये सब मत करो, ठीक है। रिस्क ऑफ अनफेयर मींस, ये बहुत खतरनाक चीजें होती है। अनफेयर मींस में मोबाइल वगैरह लेके जाना, चिट लेकर के जाना, किसी भी तरह से मोजा में, जूता में कुछ भी चिट वगैरह छुपा के ले जाना, ये सब ठीक बात नहीं है। तो प्लीज ये सब चीजें मत करना, कॉपी में पैसा बिल्कुल मत रखना, ओके। चलो फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला जो है वो है पुअर टाइम मैनेजमेंट। कभी कभी क्या होता है ना कि मैथमेटिक्स के पेपर की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन ए में एमसीक्यू होता है, ठीक है, सेक्शन ए में क्या होता है, एमसीक्यू। और मैंने देखा है कि इसी सेक्शन में कोई कोई बच्चा 2-2 घंटे लगा देता है। भाई अगर तुम 20 नंबर के एमसीक्यू में 2 घंटा लगा दोगे तो बाकी का जो बी सी डी और ई है जिसमें 60 नंबर के क्वेश्चन है वो सब तुम कब करोगे, 1 घंटे में कर लोगे क्या? नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है। तो आपको क्या करना है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है और हर एक सेक्शन में इक्वल टाइम देना है, एज वेल एज जो क्वेश्चन तुम्हें आ रहे हैं उसको फास्ट कर लेना है, ताकि जो क्वेश्चन तुमको ना आ रहे हो या सोचना पड़ रहा हो उसमें तुम टाइम दे पाओ, ठीक है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे या एक पर्टिकुलर सेक्शन पे आप बहुत ज्यादा टाइम मत दो, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे लास्ट क्वेश्चन जो होंगे वो अनआंसर्ड रह जाएंगे। तो इसलिए प्लीज आप आराम से चीजों को करिएगा और लेकिन जो क्वेश्चंस हैं उसको जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट करने का करिएगा। और एक और कोशिश करिए कि कम से कम 20 से 25 मिनट पहले आपका पेपर हो जाए, ठीक है, ताकि अंडरलाइन करने का काम कर पाओ, ताकि आप रीड कर पाओ, एक बार क्वेश्चन को सॉल्यूशन को देख पाओ, अपने आंसर को देख पाओ कि आपने सही जगह पे सही लिखा है कि नहीं, क्वेश्चन नंबर डाला है कि नहीं डाला, अंडरलाइन वगैरह अगर करना है तो किया है कि नहीं, इन सारी चीजों पर भी आपका ध्यान होना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं हम कि रफ वर्क एंड प्रेजेंटेशन इश्यूज। कभी कभी क्या होता है ना, बच्चा यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा है, एक पेज है यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा है और उसी में बीच बीच में रफ कर रहा है, और इतना गंदा उसका प्रेजेंटेशन होता है ना, इतना गंदा रिप्रेजेंटेशन होता है कि कोई कॉपी देखो तो मन ना करे चेक करने का। तो ये काम मत करना। आपका जो आंसर होना चाहिए ना, आपका पूरा का पूरा जो रफ वर्क है वो अलग होना चाहिए और जो फेयर वर्क है वो अलग होना चाहिए। इवन रफ वर्क करना है ना तो पीछे करो कॉपी के, वो सबसे बेस्ट होता है कि आप कॉपी के पीछे ले जाकर के रफ वर्क कर लो। कॉपी के शुरुआत में जो आंसर लिख रहे हो उसमें सिर्फ सॉल्यूशन और आंसर होनी चाहिए, रफ वर्क नहीं होना चाहिए। आपकी साफ सफाई जो होती है कॉपी की वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ओवर राइटिंग नहीं करना। अगर मान लो मैंने लिखा है सूरज, ठीक है, तो अगर ये गलत हो गया तो मैं उसको एक लाइन में ऐसे काट दूं, एनफ होता है। कुछ बच्चे इसी को गोंज गोंज के इतना गंदा कर देते हैं कि देखने का मन नहीं करता। एग्जामिनर भी देखता है कि कितनी साफ सफाई से क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है। गलतियां सबसे होती हैं, ऑफ कोर्स किसी से भी गलती हो सकती है, लेकिन उसको आप काट कैसे रहे हो, बना कैसे रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। दूसरी चीज, एक चीज और बताना चाहूंगा कि जैसे मान लो तुमने कोई क्वेश्चन किया, मान लो तुमने सॉल्व किया x² + y² + 2xy, और यहां पे इसको सॉल्व किया और x + y का होल स्क्वायर लिखा और उसके बाद से x - y लिख दिया गलती से, और आपको लग रहा है ये पूरा गलत है। तो कुछ बच्चे इसको काटते हैं, काटेंगे खूब बढ़िया से, मत इतना मत काटो, बारे एक लाइन में काटो, काम खत्म। दूसरी चीज, उसके बगल में लिखने लगते हैं, नहीं, आप काटिए और उसके नीचे से लिखिए। बोर्ड वाले आपको खूब कॉपी देंगे, आप लिखो, ठीक है, लेकिन ये काम मत करना कि आप काटोगे उसके बगल में लिख दो या उसी में घुसा के लिख दो, ये जरूरी नहीं है। फिर क्या होता है ना, कभी कभी एग्जामिनर जो है वो देखेगा नहीं और आपका वो आंसर काट देगा पूरा का पूरा, उसको लगा पूरा पेज गलत है, वो काट के आगे निकल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका पेज के सामने थोड़ा बहुत ज्यादा जगह बचा है, इधर आपने लिखा और यहाँ पे पूरा ये जगह बचा हुआ है, लेकिन फिर भी आप ये पूरा छोड़ दो और दूसरे जगह से लिखो। अगर ये गलत हो गया तो बगल में मत लिखो, नीचे नीचे लिखते चले जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट जो हमारा है पॉइंट वो है स्किपिंग स्टेप्स एंड डायग्राम्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा प्रॉपर डायग्राम नहीं बनाता है, चाहे वो फिजिक्स हो गया, चाहे बायोलॉजी हो गया, साइंस के सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली और मैथमेटिक्स में आपको डायग्राम बनाना ही बनाना है। बच्चा आपको डायग्राम बनाना ही बनाना है अगर डिमांड है तो। जैसे बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, डायग्राम बनाइए। आप बिना डायग्राम के बीपीटी कैसे प्रूफ कर लेंगे? और स्किपिंग स्टेप्स का क्या मतलब हुआ कि कहीं से किसी को या तो इशारे से आंसर पता चल गया, या तो आंसर रटा हुआ था और आपने डायरेक्ट फाइनल आंसर लिख दिया विदाउट स्टेप, नंबर नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा नंबर कट जाएगा। तो आप स्टेप जंप भी नहीं करेंगे, बहुत लेंदी स्टेप भी नहीं करेंगे, बहुत बड़ा स्टेप भी नहीं करेंगे, लेकिन जितना करेंगे प्रॉपर करेंगे और सही से लिखेंगे विद आंसर, ठीक है। स्टेप जो होगा, स्टेप के साथ साथ आंसर, यानी आंसर के साथ साथ स्टेप, ठीक है। डायग्राम जो बहुत बनाइएगा। अगर आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तो डायग्राम बनाइएगा। किताब में आई मीन क्वेश्चन में अगर डायग्राम दिया हुआ है और उसमें आपको कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना तब आप डायग्राम छोड़ सकते हो, लेकिन अगर एक पॉइंट भी आपको कंस्ट्रक्ट करना है, एक लाइन भी आपको कंस्ट्रक्ट करना है, तो डायग्राम आपकी कॉपी में होना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टेप कैरी मार्क्स, यहां पे लिखा हुआ है कि स्टेप कैरी मार्क मतलब आपके जो स्टेप्स होते हैं वो मार्क्स देते हैं। आप जब बोर्ड का रूल पढ़ेंगे और बोर्ड का रूल देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि हर एक स्टेप पे हाफ मार्क, 1 मार्क ऐसे करके होता है। तो अगर आप स्टेप ही गायब कर दोगे तो एग्जामिनर आपको नंबर किस पे देगा भाई साहब? तो इसलिए ये जरूरी होता है कि आप आंसर करें तो प्रॉपर स्टेप के साथ करें। क्लियर है? तो स्टेप लिख लेना भाई, ऐसा मत करना कि स्टेप छोड़ दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले वाले पॉइंट पे। पैनिक एंड ओवर कॉन्फिडेंस। कभी कभी क्या होता है कि मूड जो होता है ना, मूड वो स्विंग कर जाता है, बहुत ज्यादा हाइपर टेंशन की क्या होगा क्या होगा, और कभी कभी बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस की यार मैं तो पढ़ा हुआ हूं, मेरे को सब आता है, मैं तो सब कर ले जाऊंगा। ये दोनों चीजें बहुत खतरनाक है, ये दोनों चीजें एक्सट्रीम है और एक्सट्रीम में चीजें खतरनाक हो जाती हैं। आप पैनिक मत होइए, क्योंकि पैनिक से आप मिस्टेक करेंगे और ओवर कॉन्फिडेंस से आप केयरलेस हो जाएंगे। तो दोनों चीजें ठीक नहीं है। आप काम रहिए, शांत रहिए और फोकस्ड रहिए कि मुझे बहुत प्रॉपर तरीके से करना, मैंने तैयारी की है लेकिन मुझसे भी गलती हो सकती है, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा केयरफुल रहूंगा। और मैंने तैयारी की है तो उसका रिजल्ट मुझे मिलेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आएंगे, इसलिए पैनिक भी नहीं होना है। दोनों चीजें हैं। अगर आपने पढ़ा है तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप 1 साल पढ़ते हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट पैनिक भी नहीं होना और ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं आना, ठीक है। तो फिर उसके बाद से हम आते हैं, ये तो हो गया ना जी हाँ, मिसिंग यूनिट्स एंड फाइनल आंसर। लास्ट में आंसर जरूर लिखना। जैसे कि सॉल्व किया क्वेश्चन, तो सॉल्व करने के बाद से आपने रिजल्ट निकाला x = 15, ठीक है। तो आप फाइनल आंसर लिखते हो कि देयरफॉर
नंबर ऑफ बुक्स, मान लो नंबर ऑफ बुक्स आपको निकालना था और नंबर ऑफ बुक्स जो आया वो आया 15, तो आप लिखिएगा नंबर ऑफ बुक्स इक्वल टू 15। नहीं, ये आंसर जो है लास्ट में जरूर लिखते हैं, इसको कंप्लीट सॉल्यूशन बोलते हैं, कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद से जो आंसर आया उसको जरूर लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद से फाइनल आंसर नॉट हाईलाइटेड। हाँ, एक चीज और है, जो फाइनल आंसर होता है, जैसे मान लो x इक्वल टू 15 आया तो उसको हाईलाइट कर देना, ब्रैकेट वगैरह बना देना, क्लाउड वगैरह बना देना। मान लो कोई इक्वेशन बनाया आपने x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और आपने एक इक्वेशन बनाया x माइनस वाई इक्वल टू 3 या 1, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो इसको भी आप हाईलाइट कर सकते हो। इससे क्या होता है ना, एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में बहुत मजा आता है, वो डायरेक्ट देखता है कि उसको जो जो चाहिए वो मिलते जा रहा है, तो आपके स्टेप भी इवन नहीं देखता है, प्लस माइनस भी छिप जाएगा, आपका कहीं कैलकुलेशन होगा वो भी छिप जाएगा, आप अगर इस चीज को हाईलाइट कर देते हो तो। लिटरेचर के सब्जेक्ट में जैसे मेन जो कीवर्ड्स होते हैं आंसर राइटिंग में, उसको आप अंडरलाइन कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे यूनिट्स नॉट रिटन, तो मैं यूनिट्स को अंडरलाइन कर दूं। फाइनल आंसर नॉट हाईलाइटेड, तो हाईलाइटेड को मैंने क्या किया, हाईलाइट कर दिया। डायरेक्ट लूज ऑफ मार्क, तो मैं ऐसे लूज को हाईलाइट कर दूंगा। तो इससे क्या होता है ना, फोकस जो है वो पॉइंट बन जाता है। ठीक है, जैसे किसी डेट को आप हाईलाइट कर दिए, किसी फेमस पर्सनालिटी का नाम हाईलाइट कर दिए, कोई इक्वेशन आपने बनाया उसको आपने हाईलाइट कर दिया, तो ये सब चीजें एग्जामिनर का अटेंशन गेन करती हैं और ये आपके लिए फायदेमंद होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करेंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब नेक्स्ट जो है हमारा फाइनल वर्डिक्ट है, फाइनल मैसेज है आपके लिए कि जो बोर्ड एग्जाम टेस्ट है वो डिसिप्लिन के लिए है, नॉट इंटेलिजेंस। आप बहुत आराम से डिसिप्लिन होकर के, काम माइंड से, कॉन्फिडेंट होकर के पेपर दीजिएगा। बहुत घबराने की या बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अवॉइड मिस्टेक्स, आपको जो है अपने मिस्टेक्स को अवॉइड करना है और मैक्सिमाइज मार्क। आप जितने अवॉइड मिस्टेक्स करेंगे, जितना आप मिस्टेक अवॉइड करेंगे, जो भी मैंने चीजें बताई हैं, तो उन सब चीजों पे आपको जो है रिवॉर्ड किया जाएगा। और फाइनल मेरा मैसेज यही है बच्चा कि ऑल द बेस्ट, आप जाइए पेपर दीजिए। और मैंने जहां तक है जो जो चीजें मुझे ठीक लग रही थी मैंने बता दिया है, मैंने लिस्ट कर लिया था। बट आपको अभी भी कुछ कंफ्यूजन होगा तो प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं जरूर बताऊंगा और बताने की कोशिश करूंगा। आपके हर एक प्रॉब्लम के सॉल्व के लिए, आपके हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। बट गलती मत करना और आराम से रिलैक्स माइंड से जाना और जो भी चीजें बताएगी उसको फॉलो करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खूब पढ़ो और खूब आगे बढ़ो।